जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज। आज देश में जातिवाद की इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई है कि भारत सरकार से लेकर के तमाम वो जातियां और देश प्रदेश के छोटे बड़े नेता सब अपनी अपनी जातियों की कुशलता और बड़ाई दिखा रहे हैं। जब से यूजीसी से ये लड़ाई श्रवण बनाम बाकी ओबीसी और SC ST मेरे साथ खास मेहमान शिवम मिश्रा शिवाजी, जो कि श्रवण चिंतक परिवार और बीजेपी के पूर्व युवा मोर्चा महामंत्री गंगा पार प्रयागराज की। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवाजी। धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद जी। तो आज बहुत सारे मुद्दे होंगे। सबसे बड़ा आरोप आप सब पर कि आप लोग जातिवादी हो। ये कहने वाले कौन हैं, जरा उनका भी जो चीजें हैं किस आधार पे वो कह रहे हैं जी, उसको भी देखा जाए जी। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े जातिवादी हैं, हाँ, तो आप सिराथू विधानसभा उठा के देख लीजिए, बगल की, जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी विधायक थे, जहां के बाद से फूलपुर के वो सांसद हुए, प्रदेश अध्यक्ष हुए, दोबारा चुनाव लड़ने गए, फिर वो चुनाव हार गए। उनके सामने प्रत्याशी कौन था जरा देखिए। अपना दल कहां चला गया था उस वक्त? जिस अपना दल के दम पर हम लोग बढ़ते हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, अपना दल वहां क्यों काम नहीं कर पाया भाई? वो जातिवादी नहीं है। जिस मेजा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव एक बार हम लोग 2017 में जीतते हैं, आदरणीय नीलम करवदिया जी वहां से विधायक होती हैं, दोबारा जब चुनाव लड़ती हैं तो किस जाति का प्रत्याशी उनके अगेंस्ट रहता है, वो चुनाव जीत लेता है, तो वो जातिवाद नहीं है। हम अपने हक और अधिकार की बात करते हैं तो हम जातिवाद हो गए। रानीगंज विधानसभा में धीरज ओझा के खिलाफ RK वर्मा चुनाव लड़ते हैं और पटेल वर्ग वहां पे उनको वोट नहीं करता है, अपना दल वहां पे कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो जातिवादी नहीं है और हम जातिवादी हो गए। हम राष्ट्रवाद के नाम पर, हम सनातन के नाम पर, हम हिंदुत्ववाद के नाम पर वोट करते हैं, और जबकि सच्चाई ये है कि वो जो विपक्ष में हमारे हैं वो कौन सा वर्ग है, इसको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी जाति देख करके वोट करता है, वो जातिवादी नहीं है। लेकिन हम राष्ट्रवाद के नाम पर, सनातन के नाम पर वोट करते हैं, अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं, अपना योगदान देते हैं, और हम जातिवादी हो गए जी। ऐसे इस पे हम लोग को चिंता करने की आवश्यकता ये है कि जो लोग जातिवादी हमको बता रहे हैं उनका जातिवाद कहां है, या उनका राष्ट्र के नाम पर योगदान क्या है, ये पहले तय कर लिया जाए। नहीं, वो लोग तो कह रहे हैं कि आपका योगदान नहीं, हमने भी तो अपना योगदान बता दिया। हाँ। हमने भी योगदान बता दिया, जबकि सच्चाई ये है महन जी कि यदि उनको इस बात का दम्भ रहता है कि हम अपने दम पर जीतते हैं, चलिए कोई बात नहीं, एक बार बहिष्कार करके दिखवा दे, ये कह दे कि हमको ब्राह्मणों का वोट नहीं चाहिए, हमको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, उनको भी समझ में आ जाएगा। और जो आज ये हम लोग के नाम पर राजनीति चल रही है ना, इन लोग को भी समझ में आ जाएगा। ये सही बात है कि हम अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो अपनी जाति के दम पर, वो हो सकता है कि थोड़ा सा लेवल ऊपर उठ के आते हो, लेकिन जब तक हम अपना योगदान उनके वोट में नहीं मिलाते हैं, वो चुनाव कभी नहीं जीत सकते जीवन में। इसकी चाहे जो जैसा शर्त ले लीजिए, जो इच्छा हो तैसे करिए, मैं साबित करके दिखा दूंगा। शिवम जी देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो हम लोगों ने जो ये 8 मार्च को हुआ, वहां का जो घेराव था, हाँ, सरकार ने जो हाउस अरेस्ट का निर्णय लिया, ये गलत था, ये बेहद ही निंदनीय है। हमको हमारे अधिकार की बात रखने का भी अधिकार है। आप ध्यान दीजिएगा जरा, कुछ वर्षों पूर्व जब किसानों के नाम पर 26 जनवरी को लाल किले पर चढ़ाई की गई थी ट्रैक्टर के द्वारा, क्या हम लोगों ने उस तरीके से कोई अभद्रता की? क्या जिस तरीके से आरक्षण के लिए या भीम आर्मी जैसे चंद्रशेखर रावण या इत्यादि जो संगठन बने हुए हैं, वो लोग अपने अधिकारों की खातिर जिस तरीके से क्षेत्र में, प्रदेश की राजधानी दिल्ली में ही तोड़फोड़ करते हैं, क्या इस तरीके से कोई अभद्रता हमने की क्या? इसके पूर्व भी 26 जनवरी को मैंने स्वयं एक यात्रा निकाली थी, विरोध प्रदर्शन मार्च किया था। एक चींटी भी मतलब ना मारी गई, ना उसमें नुकसान हुआ। हमने अपनी बात पूरी मजबूती के साथ कही, सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। उसके बाद फिर सर्वेश पांडे जी के नेतृत्व में दिल्ली में घेराव हुआ, वो भी सकुशल पूरा संपन्न हुआ, उस पर भी कोई नुकसान सरकार का नहीं हुआ। तो 8 मार्च को भी कोई नुकसान सरकार को नहीं होता, लेकिन जो
जो चीजें थी क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन सरकार को जो भी सुझाव दे रहा है, जो भी उनका जो है क्या बोलते हैं इस विषय पर विश्वास जीतने की कोशिश करने में लगा है, वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी एवं केंद्र की मोदी सरकार का विरोधी है, क्योंकि वो सच्चाई नहीं बता रहा है। आज सवर्ण समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है बहन जी, पूरी तरीके से ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। और जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया वह बेहद ही निंदनीय था। हमारे अधिकारों के लिए आप कब तक हमको रोकेंगे? कब तक आप हमको रोकेंगे? जब तक ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 वापस नहीं होगा, हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, पर मर्यादित तरीके से। हमने चूंकि हमारा जो कुल और वैभव और उसका गौरव रहा है, वो हमारी सबसे बड़ी चीज रही है, वो मर्यादा रही है। हम मर्यादा में रहते हुए अपनी बातों को रखेंगे और इसको वापस करवाएंगे, अन्यथा परिणाम चाहे जो हो जाए, फिर हम भी हर चीज भूल करके अपने अधिकारों के लिए हर स्तर से लड़ना जारी रखेंगे। जी ये बताइए शिवा जी कि मोदी जी इतने कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है जी। अगर ये यूजीसी एक्ट ला करके जनता को आपस में लड़वा रहे हैं, इसके पीछे की पूरी परिकल्पना और रणनीति क्या है आपकी समझ से? देखिए, मैं जितना समझ सकता हूं, मैं तो मोदी जी को सबका साथ सबका विकास वाला ही जानता हूं और मैं यही जानते रहना भी चाहता हूं, क्योंकि हम लोग के आदर्श रहे वो, हमने उनके नेतृत्व में काम किया है, हम लोगों ने उनके लिए उनकी भाषा और उनके जो विचार रहे उसको लेकर के क्षेत्र की जनता के बीच में हम गए हैं। इसलिए मैं आग्रह भी करूंगा आपके माध्यम से भी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जो भी व्यक्ति शिक्षा मंत्री हो या आपके सलाहकार हो, जो भी इस विषय पर दिग्भ्रमित करते हो, मैं हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं आपसे, यह भारतीय जनता पार्टी के उन करोड़ों कार्यकर्ताओं का की एक आवाज है, ये कह सकते हैं, मैं बोल रहा हूं करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से कि कृपया आप 19 मार्च के पहले कोर्ट से पहले आप इस पर अपना निर्णय लेकर के इसको वापस करने की कृपा करें, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। सारे नेता, सारे कार्यकर्ता जो केवल अपने पद और कद के लालच में बैठे हुए हैं, उनको न भारतीय जनता पार्टी की चिंता है, न देश और राष्ट्र की चिंता है, वो सिर्फ अपने पद और कद की चिंता करते हुए चाटुकारिता में लीन है, और ऐसे लोगों को से आपको सावधान रहना होगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि इसको आप वापस करिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होने वाला है। जाति के नाम पर इतना भेदभाव हो रहा है? देखिए, 2010 से 2013 तक केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज से इलाहाबाद से मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। हम वहाँ हिंदुत्व की भावना से ही काम किए हैं, वहाँ पढ़ाई भी अपने लिए किए हैं, किसी जाति के लिए नहीं करने गए थे, अपने लिए करने गए थे, किसी समाज के लिए करने नहीं गए थे, पर एक भावना जो वहां से निकल करके हम लोग में आई थी हिंदुत्व की, उसी को लेकर के हम लोग कार्य करते रहे। कभी जाति की कोई ऐसी कोई भावना ही नहीं। ऐसा रोकूंगा मैं आपको, बीच में रोकूंगा जी, कि क्या आप लोगों पर आरोप है कि सिर्फ आप लोग ये जातिवाद वहां फैलाते हैं, आप लोग वहां छुआछूत के, बाकी जितने लोग हैं वो नहीं करते हैं? आप उसके विषय में भी मैं एक उदाहरण दूंगा। अभी तो छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं जी, पर एक वक्त था जब छात्र संघ चुनाव होता था। आप हमको बता दीजिए कितने, रोहित मिश्रा को छोड़कर बता दीजिए कितने ब्राह्मण छात्र संघ अध्यक्ष हो गए 2012 से 2000 जब तक चला चुनाव। उसके बाद फिर आप हमको बता दीजिए कि इसके अलावा भी कौन सा ऐसा जो है मामला आपके पास, जैसे रोहित वेमुला का एक बताते हैं जिसको फर्जी दलित बताते हैं, वो दलित वर्ग से था ही नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती रोहित वेमुला को बना दिया गया कि वो दलित है। उसके बाद ऐसे कितने कांड हो गए, आप हमको यही गिनवा दीजिए। आप ना गिनवाइए, सरकार हमको ये दे दे, कितने कांड इस तरीके से हो गए। ये एक प्रोपेगेंडा है, एक नैरेटिव है, इसको चलाया गया है सिर्फ इसीलिए कि ताकि जो जातिगत भेदभाव है वो बढ़े, और जब वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक राजनीतिक दल अपनी रोटियों को सेकने के लिए आगे आते रहेंगे। जैसे उसमें से एक निकल के आ गया है चंद्रशेखर रावण, आज वो समाज के लिए कितना घातक हो रहा है, ये उन लोगों को भी एहसास धीरे धीरे होगा जिन्होंने उसको खाद पानी देकर के आगे बढ़ाया था। जी, तो ये बताइए कि आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोग पाखंडी हैं। पाखंडी हम लोगों को इसलिए कहा जाता है कि कह सकते हैं क्योंकि हम लोग सभी के सुख की कामना करते हैं, सभी के मंगल की कामना करते हैं। महेंद्र जी, आप सिर्फ इतना बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप भी ब्राह्मण हैं, क्या आपने कभी इतने वर्षों में आप सेना में रहे, आपने सेना में कोई जातिगत भेदभाव देखा हो, या अब पत्रकारिता क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, यहाँ कोई भेदभाव देखा हो? यह एक नैरेटिव सेट किया गया है। बाकी आप खुद देखिए, आज जब किसी की शादी विवाह होती है उसमें टेंट वाला होता है, माइक माला बाजा वाला सिस्टम वाला होते हैं, उसमें क्या ब्राह्मण अकेले ही काम कर रहा है? कौन सी ऐसी जातियां हैं जो नहीं है उसमें? कौन सी जातियां हैं जो उसमें नहीं है? लेकिन बवाल केवल ब्राह्मण की दक्षिणा पे होता है।
ब्राह्मण के ही द्वारा किए गए कर्म पे होता है। जबकि सच्चाई यह है कि यदि ब्राह्मण ना हो तो वो जो 7 फेरे लेते हैं उसका भी कोई औचित्य नहीं है। और जितनी शादियां इस तरीके से हो रही हैं, आप इसका भविष्य देखिएगा। आज मैं नहीं कह रहा हूं, आप इसका भविष्य देखिएगा। ये कभी संभव नहीं हो पाएगा कि एक पूरे जीवन काल चल सके सफल, क्योंकि जब तब जो है ब्राह्मणों जब वो मंत्र से आवाहन करके देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और जब जाकर के शादी विवाह होता है तो वो ईश्वर की उपस्थिति में जब शादी विवाह संपन्न होता है तब वो शादी विवाह होता है। नहीं तो फिर ऐसे करने के लिए तो रोज बहुत सारे जगह पर डेली शादी विवाह हो जा रहे हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। ब्राह्मण न कभी पाखंडी था और न कभी पाखंड करता है। और दूसरी चीज, क्या कभी कोई ब्राह्मण जाता है क्या कि हमको विजिटिंग कार्ड देने के लिए ये लीजिए, हमको करवाना है कुछ काम तो आप बुला लीजिएगा हमको? वो कभी नहीं जाता। आप जाते हैं उसके घर पे कि पंडित जी इस डेट को मेरे बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी कुंडली आप बनाइए, उसकी चीजों को आप तय करिए, नामकरण आप करिए। और सच्चाई तो यही है कि आज हमको पाखंड इसीलिए बोला ही जा रहा है क्योंकि हमने अपने 16 संस्कार को भुला दिए। आज मंदिरों में जिस तरीके से दान पेटियां लगाई जाती हैं, उसका उपयोग कौन कर रहा है? जिस ब्राह्मण पे आरोप लगता है शादी विवाह में उसको 1000-1100 रुपए दे करके उसको बोला जाता है कि चोर है, लुटेरे हैं। मंदिरों में जो दान पेटियां लगी हुई हैं, आप उसमें निकलवा कर देखिए कितने ब्राह्मणों को उससे घर चल रहा है। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 हजार रुपये में ब्राह्मण महीने भर सुबह 3 बजे से जग करके अगले दिन रात 9 बजे तक पूरी तरीके से ईश्वर के जो मंदिर है वहां की देखभाल, साफ सफाई, पूजा पाठ सब कुछ कर रहा है, सिर्फ मात्र 5 से 6 हजार रुपये में। लेकिन उसको बताते हैं कि चोर लुटेरे उसी मंदिर की दान पेटी से निकले हुए न जाने कितने नेता, न जाने कितने व्यापारी आज अपना व्यापार कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं। कितने अस्पताल चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, कितने विद्यालय चल रहे हैं, उसकी कोई जिक्र नहीं करता। बस केवल मंदिर के और दान पेटी की जिक्र की जाती है। नहीं तो ठीक है, दे दे सरकार, हमको दे दे हमारे अंडर में, हम देखते हैं, हम नहीं कहेंगे आपसे, नहीं चर्चा करेंगे, हम अपना चला लेंगे सब चीजों को लेकर के। फिर आप हमारे उसमें हक में और अधिकारों में आप घुसने की कोशिश मत करिएगा। सरकार से भी कह रहा हूं और जो लोग हम लोग इस तरीके से कहते हैं हमारी मंदिरों को अलग कर दिया जाए, दे दिया जाए हमारी मंदिरों को, हम अपने मंदिरों के अपने लोगों की देखभाल कर लेंगे, फिर वो अपना तय कर लें कि क्या करना है उनको। हम पाखंडी हैं ऐसा कह करके सिर्फ वो अपने मन को बहला रहे हैं, जबकि वो सब जानते हैं। ऐसा आज आप बताइए, ये जो 9 बौद्धिस्ट आ गए, ये ऐसा कौन सा त्योहार है जो हमारे ही रीति नीति पे नहीं मना रहे हैं? बस उसमें अपना एक जो है कहते हैं अपना एक एजेंडा तय कर देते हैं। बाकी वो जितनी चीजों को मना रहे हैं उठाकर देख लीजिए, सब हमसे मिलता जुलता। वो शादी नहीं कर रहे हैं, वो विवाह नहीं कर रहे हैं, हमारे ये शादी विवाह तो हमारे ही उसमें है ना, हमारे ही द्वारा लिखा गया, हमारे ही द्वारा ही बताया गया है। 16 संस्कारों में तो मत करिए शादी विवाह, कर दीजिए त्याग उसका। जी